प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पुस्तक समसामयिक विश्व राजनीति का अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। और इस अध्याय का हम आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 पार्टों में हम इस अध्याय को पढ़ चुके हैं। तो आज तीसरे पार्ट में हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, जिनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता या नाम। इसको नाम भी कहा जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो गुट निरपेक्षता क्या है? जब क्या था कि शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया था। तो उस समय पे एशिया और अफ्रीका और उस समय जो कुछ नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, इन देशों ने पूरे विश्व को तीसरा विकल्प दिया। और ये विकल्प क्या था? दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का, यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होने का ये विकल्प था गुट निरपेक्षता का। और गुट निरपेक्ष शब्द से ही जैसे आपको लग रहा होगा, गुट निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी कि अलग रहना। तो बिना किसी भी गुट में शामिल रहते हुए कोई भी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाए तो उसे हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। अब क्या होता है, गुट निरपेक्षता का मतलब बिल्कुल तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है और ना ही बिल्कुल पृथकतावाद की नीति अपनाना भी नहीं है। क्योंकि तटस्थता में क्या होता है कि मुख्यतः क्या होता है कि युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन किया जाता है कि हम क्या है, युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और फिर वो उन देशों के लिए ये भी ज़रूरी नहीं होता कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। जबकि गुट निरपेक्षता में क्या है, युद्ध में शामिल ना हो लेकिन हम उसको क्या है, उस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश की जा सकती है। वहीं पृथकतावाद में क्या होता है, पृथकतावाद में क्या, कोई भी राष्ट्र अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग कर लेता है। लेकिन गुट निरपेक्षता में ऐसा नहीं होता है। गुट निरपेक्षता में क्या है कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग नहीं रखता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अपनी भूमिका बना के रखता है। पृथकतावाद क्या है, अमेरिका ने जब 1787 में वहाँ पे स्वतंत्रता की लड़ाई हुई तो उसने क्या किया कि पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा था। उसने विदेश नीति में पृथकतावाद की भूमिका को निभाया था। अब आगे हम देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ, ये गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो कैसे शुरू हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में मुख्यतः इसके संस्थापकों में 5 व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं, जिनमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राउन टिटो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना की वामी एनक्रुमा। इन 5 व्यक्तियों का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन में लिया जाता है। ये 5 व्यक्ति आप सामने देख रहे होंगे। तो ये पांचों व्यक्ति क्या हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। अब हुआ क्या कि भारत के नेहरू जी, यूगोस्लाविया के ब्राउन टिटो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। और इन तीनों ने इस संबंध में 1956 में एक बैठक की जो काफ़ी सफल रही। और इस बैठक को इंडोनेशिया के जो सुकर्णो थे और घाना के वामी एनक्रुमा ने इनका समर्थन किया। इस कारण क्या है, ये पांचों नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। इसके पश्चात पहला जो गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए थे उस समय पर। और ये सम्मेलन कि कम से कम 3 बातें इस सम्मेलन में मुख्यतः कही गई। पहली बात थी कि इन 5 देशों के बीच क्या है, सहयोग होना चाहिए। फिर दूसरी बात थी कि शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे को ध्यान में रखना होगा। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का उदय हुआ है, उन
उनमें क्या है, हमने ये विश्व की जो 2 महाशक्तियाँ हैं उनके साथ शामिल नहीं होने देना है। तो इनमें से बल्कि इन कई देशों में से 16 नए जो अफ्रीकी देश थे वो बतौर उन्होंने सदस्यता ले ली थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो धीरे धीरे इसके गुटनिरपेक्षता के आंदोलन है जो उसके सदस्य बढ़ते गए और 2016 में जो वेनेजुएला में इसका 17वां सम्मेलन हुआ तब तक इसके 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हो चुके थे। अब इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में इसमें 120 देश हैं। अब है एक नेक्स्ट टॉपिक आता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है उसका ये क्या चीज़ है। अब हुआ क्या था कि जब ये गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन में जो शामिल अधिकांशतः छोटे छोटे देश थे, इन देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था और इन देशों के सामने जो मुख्य चुनौती थी वो आर्थिक रूप से अपना विकास करने की, अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। और इन नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी जो है उस आज़ादी को टिकाना भी इनके लिए सबसे बड़ा आवश्यक काम था। तो इनको क्या था, हर चीज़ के लिए अक्सर धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे क्या ये भविष्य में फिर से क्या है गुलाम भी हो सकते थे। तो इसी समझ से क्या हुआ कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ और ये जन्म 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन जो अंकटाड में हुआ था वहाँ पे एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक। इस रिपोर्ट में कुछ सुधारों की बात की गई। तो ये जो सुधार थे वो अल्प विकसित देशों के आर्थिक सुधारों के संबंध में इसमें बात की गई। तो इसमें कुछ मुख्य जो बातें हैं वो कही गई कि अल्प विकसित देशों को अपनी उन प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण अपने आप पे करना होगा जिनका दोहन क्या है अभी तक पश्चिम के देश करते हैं। दूसरी बात कही गई कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम के बाजारों तक होगी और वे अपना सामान बेच सकेंगे। इस तरह वे क्या है गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो प्रौद्योगिकी है उसकी लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। तो इस तरह से ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है जो ये उन अल्प विकसित देशों के संबंध में आई थी। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भारत और शीत युद्ध, यानी कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका रही, भारत ने कैसे अपनी भूमिका निभाई। तो जो शीत युद्ध के दौरान है उस समय भारत ने एक सजग और सचेत रूप से एक सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए जो नए स्वतंत्र देश हुए थे उनको महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति ना तो कभी भी नकारात्मकता की रही और ना ही निष्क्रियता की रही। भारत ने क्या किया कि शीत युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका निभाई, सक्रिय भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद जो मतभेद थे उनको भी कम करने की कोशिश की। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल देश थे उनको भी ऐसे कामों में संलग्न रखा कि भाई हमें क्या है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाने की कोशिश की जो अमेरिका तथा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े हुए थे। तो भारत का मानना था कि ये क्षेत्रीय जो संगठन हैं वो सक्रिय रहेंगे तो उससे क्या है जो दो महाशक्तियों के बीच हम लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ाव नहीं होना चाहिए। ये जो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार भारत ने क्या किया, एक सक्रिय राष्ट्र की भूमिका निभाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
इसके पश्चात आता है एक नेक्स्ट टॉपिक है कि परमाणु परीक्षणों को रोकने के जो प्रसार हैं उसको रोकने के लिए क्या क्या काम किए गए। तो सबसे पहला आता है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इसको LTBT भी कहते हैं। इस संधि के तहत ये संधि 5 अगस्त 1963 से प्रभावी हुई थी। तो इस संधि के तहत क्या है, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, पानी के अंदर परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित किया गया था और इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए थे। दूसरी आती है परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु अप्रसार संधि 5 मार्च 1970 से ये प्रभावी मानी जाती है और 1 जुलाई 1968 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इस संधि के अंतर्गत उन राष्ट्रों को परमाणु परीक्षण करने और परमाणु हथियार रखने का अधिकार होगा जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है, जिन्होंने या परमाणु विस्फोटक सामग्रियों का निर्माण कर लिया हो। इसके तहत 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया और ये संधि परमाणु विहीन देशों को परमाणु परीक्षण करने से रोकती है। यानी ये संधि ये कहती है कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया हो तो वह देश तो क्या है, परमाणु संपन्न है, लेकिन जिसने 67 के बाद किया वो क्या है, परमाणु संपन्न नहीं माने जाते। तो भारत ने भी इसलिए इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इस संधि के अनुसार भारत क्या है, परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया। भारत के अलावा 4 और देश ऐसे हैं जिन्होंने 1967 के बाद अपने यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया है, जिनमें पाकिस्तान हो गया, इजराइल, दक्षिणी सूडान, उत्तर कोरिया। ये हैं तो परमाणु शक्ति संपन्न, लेकिन इस संधि के अनुसार ये परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माने जाते और इसकी इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण ही भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगली है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996। तो इसको CTBT भी कहते हैं और इस संधि में क्या है, 178 देशों ने 1996 में हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसमें भी भारत और पाकिस्तान ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इस संधि के तहत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने के साथ ही सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करेंगे। इसके बाद दूसरी है साल्ट फर्स्ट को पूरा नाम इसका है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट। तो ये जो संधियां हैं, साल्ट फर्स्ट, साल्ट सेकेंड, स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट सेकेंड, ये हैं सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुई हैं और ये किस लिए हुए हैं, अस्त्र नियंत्रण संधियां इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि साल्ट फर्स्ट की, ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 1972 में हुई है। तो इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य है वह है हथियारों का परिसीमन रोकना। इसके बाद है दूसरी साल्ट सेकेंड, ये भी 1977 में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुई। उसके बाद है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि या स्टार्ट फर्स्ट, यह संधि भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो सामरिक रूप से परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाना था। उसके बाद लास्ट है स्टार्ट सेकेंड, जिसका पूरा नाम है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1993 में ये हुई है। ये क्या है, सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित है। तो इस प्रकार की बहुत सी संधियां की गई हैं। ये परमाणु परीक्षणों के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी ये प्रयास किए गए हैं। इसके पश्चात इन टॉपिक से जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं, इन टॉपिक में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। जैसे प्रश्न बनता है गुण निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ बताइए।
दूसरा क्वेश्चन बनता है गुटनिरपेक्षता के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद लघु उत्तरीय में कई बार प्रश्न बनता है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता और पृथकतावाद से कैसे अलग है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता ने संपूर्ण विश्व को तीसरा विकल्प दिया और इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। इसके बाद आपके लिए एक परियोजना कार्य है। आप क्या करेंगे कि विश्व मानचित्र पर 5 ऐसे देशों को आपको ढूंढना है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए हैं। तो आज का ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।